Hello students, myself Vivek Ranjan welcomes you at the platform of Livesmith powered by चाणक्य क्लासेज। तो बाबू आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आप लोगों के सामने और आज हम लोग फिर से अपनी वही बात शुरू करेंगे जहां हमने अपनी बात को पिछले क्लास में छोड़ा था। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आप लोगों का एसएसटी का क्लास ले रहा हूँ। अभी हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन को देख रहे हैं और इसमें हम लोग अपने इस क्लास 10th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं जिसका आज सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, आपका सेकंड क्लास होगा। ठीक, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो कुछ भी बातें करी थी उसका जस्ट एक बार छोटा सा रिकैप मैं कर दूं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि वाटर रिसोर्स क्या है और ये रिसोर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, धरती पर हमारे इस रिसोर्स का क्या क्राइटेरिया है, कहां पे किस तरह से वाटर लोकेटेड है और कितनी मात्रा पानी की हमारे पास पोटेबल वाटर के रूप में मौजूद है। ठीक, और उसमें लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्कार्सिटी ऑफ वाटर को समझा था और कॉजेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर को देखा था। ठीक, तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। वो हमारा जो सीरीज चल रहा था कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी का, वही आज के क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ये आपके इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर होगा। ठीक, जैसा कि मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, कि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर में समझा सकूं और आपसे भी ये उम्मीद है कि आप एकदम अपना 100% दे करके, ठीक है, आप इस चैप्टर को समझिए और अपने रिजल्ट को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का आगे का क्लास। ठीक है, हम लोग कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी देख रहे थे, है ना, तो यहीं से हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने उस दिन आप लोगों को बताया हुआ था कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर का सबसे मेन कॉज क्या है। सबसे मेन कॉज है बाबू उसका ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर फॉर द ऑल सोशल ग्रुप्स। ठीक, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके चलते हमारे देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो वाटर स्कार्सिटी झेल रहे हैं और ये समस्या दिन पे दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो वो और कौन कौन से कॉजेज हैं और ये कॉजेज कैसे वाटर स्कार्सिटी को बढ़ाने में अपना एक इंपैक्टफुल रोल प्ले करते हैं, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं। चलिए, ठीक, तो आप देखोगे कि मोर और लेस आपको वाटर स्कार्सिटी का सबसे बड़ा कारण जो होगा वो होगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या होगा बाबू? ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब आप लोग समझते हैं। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की टोटल संख्या जो है वो पॉपुलेशन। आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन जो है एक काफी तेज गति से बढ़ना स्टार्ट कर चुका है और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के सीन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है ये देखेंगे। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा आउटकम है कि वो हमारे वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देता है। ठीक, अब देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ता है ना तो वाटर का डिमांड बढ़ता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये, आप एक ऐसे घर का एग्जाम्पल लेके देखो दोस्त, जहां आज से कुछ साल पहले उस घर में 4 मेंबर थे, लेकिन आज एट दिस सेम टाइम उसी घर में आप क्या देखते हो कि मेंबर्स की संख्या अब बढ़ के 8 हो गई, 8 नहीं 10 हो गई। तो अब क्या देखेंगे आप, अब जरा सोचना कि क्या उस घर में अब वाटर की उतनी ही जरूरत है जितना उस टाइम पे थी जब 4 मेंबर्स थे? बिल्कुल नहीं, अब वहां पे वाटर की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है हर एक्टिविटी में। ठीक, तो वही बात है, यानी कहने का क्या मतलब है कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो वाटर का डिमांड बढ़ता है। ठीक, और जब डिमांड बढ़ता है तो लोगों के बीच इसका एक्सेस जो होता है ना वो अनइक्वल हो जाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जिस घर का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था उस घर में पहले 4 मेंबर्स थे और अब उसमें मेंबर्स की संख्या जो हो गई वो हो गई 10 मेंबर्स। संख्या तो बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, मेंबर्स की संख्या बढ़ी, लेकिन सप्लाई ऑफ वाटर जो था वो जितना पहले था अब भी उतना ही हो गया। ठीक, अब भी उतना ही है जितना पहले सप्लाई होता था। तो क्या ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं लगता कि अब लोगों को अनइक्वल एक्सेस हो जाएगा पानी का?
जितनी जरूरत है उतना मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो रीजन है वाटर के डिमांड को बढ़ाने के लिए, और जब वाटर का डिमांड बढ़ता है बाबू तो उससे लोगों को उसका जो एक्सेस होता है वो अनइक्वल हो जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि जब पॉपुलेशन बड़ा हो, पॉपुलेशन का साइज काफी लार्ज हो, तो उसके लिए वाटर की जरूरत ना केवल डोमेस्टिक यूज के लिए बल्कि ज्यादा और ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए भी उनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब लोग बढ़े हैं तो खाना की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना प्रोडक्शन वो परिवार अपने लिए पहले करता था उतने प्रोडक्शन में अब उस परिवार का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसी परिस्थिति में उनको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितना पानी पहले लगता था उससे अब ज्यादा पानी उस परिवार को चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि लेकिन सप्लाई हम क्या देख रहे हैं, उतना ही है, पानी की मात्रा जो है वो उतनी ही है। तो ऐसी परिस्थिति में वो परिवार जो होगा पॉपुलेशन बढ़ने के चलते वाटर स्कार्सिटी झेलने लगेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा ये टॉपिक? ठीक है, यानी ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट रीजन, बिगेस्ट कॉज फॉर द स्कार्सिटी ऑफ वाटर मेनी प्लेसेस। बहुत सारे जगहों पे ये समस्या है, यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए यहां पे ये फिगर के मदद से भी आपको ये समझाया जा रहा है। ये देखिए एक छोटे से इलाके की बात हो रही है, यानी ये एक शहर का फोटो है जिसमें लोग बस एक छोटे से जगह पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए मौजूद हैं। यहां आप देख सकते हैं कि क्या दायरा है हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने का। ठीक, तो इस राइजिंग पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग, जाहिर सी बात है कि वाटर स्कार्सिटी झेलेंगे ही झेलेंगे। ठीक, आगे बात समझ। आगे हम लोग देखेंगे कि अब जब पॉपुलेशन बढ़ने के चलते लोगों को फूड की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उस फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जब प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उस स्थिति में वाटर रिसोर्स जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या करने के लिए? ताकि इरिगेशन की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। आप देखिए, मान लीजिए कि आपका परिवार है अगर, तो आपके पास जितना लैंड है पहले था उतना ही अब भी है, लेकिन बढ़ा क्या? बस एक पॉपुलेशन। तो लैंड का साइज वही है लेकिन फूड की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है आपको। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? उसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लैंड पे, मान लीजिए पहले का सिचुएशन ले लेते हैं, इतना ही पोर्शन ऑफ लैंड था, यहां पे आप प्रोडक्शन करते थे, आपके परिवार का जरूरत पूरा हो जाता था। लेकिन अब चूंकि परिवार में मेंबर्स की संख्या बढ़ गई, आपके पॉपुलेशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, तो लैंड का साइज तो यही है, लेकिन अब जरूरत चूंकि बढ़ चुकी है तो अब आपको ज्यादा फूड ग्रेन्स की जरूरत है। तो ज्यादा फूड ग्रेन्स जब उगाना होगा सेम पैच ऑफ लैंड में, तो आपको बेहतर इंप्लीमेंट्स लगाने पड़ेंगे, आपको एग्रीकल्चर के तरीके को बदलना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर के तरीके में ही आता है क्या कि हम इरिगेशन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम करें और अपने परिवार की जरूरत को पूरा करें। तो वही बात है, इरिगेटेड एरियाज को बढ़ाने के लिए पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है और साथ ही साथ ड्राई सीजनल एग्रीकल्चर जहां पे होता है जिन इलाकों में, उन इलाकों में तो ये और ज्यादा ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पानी का और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है जिसके चलते वो इलाका वाटर स्कार्सिटी की मार झेलने लगता है। ठीक, यानी ये भी यहां पे भी हम वही देख रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ना इज द प्रॉब्लम। ठीक, आई बात समझ में? आप इस फोटो में देख सकते हो, ये एक ड्राई सीजनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को डिपिक्ट करता हुआ फोटोग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको खेती करनी होगी तो यहाँ आपको दूर दूर तक बारिश के कोई आसार दिख नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ठीक अपने साइंटिफिक तरीके से इरिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब उस इरिगेशन में आपको या तो आप अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक, या फिर कोई आपके घर के बगल में नदी, नहर, नाला ये सब मौजूद है उसके पानी का इस्तेमाल करोगे। तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर आपको इरिगेशन पे देना पड़ेगा जिसके चलते वाटर का एक्सप्लॉइटेशन होगा और वाटर का जब एक्सप्लॉइटेशन होगा तो स्कार्सिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नो डाउट। ठीक, आई बात समझ? आगे हम देखेंगे कि किसान जो होते हैं उनमें से ज्यादातर किसानों के पास अपना खुद का वेल्स और ट्यूबवेल्स होते हैं उनके अपने फार्म्स में।
अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ये अपने वेल्स और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, अपने इरिगेशन के लिए, ताकि वो अपने प्रोड्यूस को बढ़ा सकें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। जिसके चलते रिजल्ट क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में इन इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो नीचे गिर जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाता है। ठीक, और जब ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को पोटेबल वाटर मिलना बंद हो जाता है, और पोटेबल वाटर ना मिलने की सूरत में लोग फूड सिक्योरिटी की समस्या झेलने लगते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि एक समस्या जो है, ठीक है, वो कई अलग अलग तरह की समस्याओं को यहाँ पे पैदा कर रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि अगर आपको वेल्स और ट्यूबवेल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आप अपने लिए इरिगेशन में करोगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो होगा वो लगातार गिरेगा, इससे वाटर स्कार्सिटी की समस्या उत्पन्न होगी। देखिए ये एक फोटो जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्यूबवेल की मदद से इरिगेशन करता हुआ दिखाया गया है। ठीक, यानी यहाँ पे ओवर इरिगेशन को डिपिक्ट करता हुआ ये फोटो है। ओवर इरिगेशन जो है यहाँ की जरूरत को तो पूरा कर दे रहा है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत को तो पूरा कर दे रहा है, लेकिन इसकी मार कहीं दूसरे जगह झेलना पड़ता है जहां पे पोटेबल वाटर की कमी होने लगती है, और ऐसी स्थिति में स्कार्सिटी ऑफ वाटर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, आगे आप देखेंगे कि हमने आजादी के बाद ये दो चीजों को काफी तेजी से ग्रो करते हुए भारत में देखा है। एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्त? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रीक्वेंटली, यानी जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज की संख्या में लगातार वृद्धि करना। ठीक, इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ही जिम्मेवार होता है। कैसे, ये देखेंगे। जब आप अपने लोकेलिटीज में इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ाते चलते हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज की संख्या जब बढ़ती है तो उसके आसपास के इलाकों में मार्केट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जब मार्केट्स बनने शुरू हो जाते हैं तो न चाहते हुए भी वो इलाका शहर के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अर्बनाइजेशन उसी को कहते हैं कि जब शहरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही हो, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन। यानी कहने का ये मतलब है कि जब लोग मार्केट्स के किनारे अच्छे रोजगार और अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए जब लोग गांवों को छोड़ करके मार्केट के इलाकों में बसना शुरू कर देते हैं, वहां अलग अलग तरह की दुकानें खुल जाती हैं, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज बैठने लग जाते हैं। ठीक, रेलवे स्टेशन बन जाता है, रोड बन जाते हैं, तो वही तो हो जाता है शहर। तो इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ना यानी इनडायरेक्टली अर्बनाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देना। अब देखिए क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दोनों ही एक्टिविटीज जो हैं वो वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देते हैं। कैसे, ये देखेंगे। जब इंडस्ट्रीज की संख्या में लगातार वृद्धि होती है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो भी इंडस्ट्री चलाई जाती है वो एक बहुत बड़े स्केल पे, एक लार्ज स्केल पे वो पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर में। ठीक, तो जब वो ज्यादा से ज्यादा पानी का यूटिलाइजेशन करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उस इलाके का ज्यादा पानी इंडस्ट्रीज के अंदर में ही सप्लाई होने लगता है, जिसके चलते दूसरे इलाके में वाटर स्कार्सिटी की समस्या बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि जब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस काम करना शुरू होता है तो शहरों में भी जब अचानक से किसी एक शहर में लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और वहां वाटर की सप्लाई वही सीमित रहती है, जितनी पहले थी अब भी उतनी ही रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो शहर जो है, ठीक है, वो वाटर स्कार्सिटी का मार झेलने लगता है। यानी आप इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ाओगे, पानी को नुकसान पहुंचेगा। अर्बनाइजेशन प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पानी की समस्या लोगों को होगी। ठीक, और ऐसी परिस्थिति में यानी इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ने की परिस्थिति में लोगों को फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी होने लगती है। ठीक, काहे कि इंडस्ट्रीज जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं उस पानी का आप दूसरा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पानी को काफी बड़े लेवल पे पॉल्यूट करने का काम कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये इंडस्ट्रीज को दिखाया हुआ फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए, ये ना केवल अपने आसपास के वाटर बॉडीज को गंदा करते हैं, बल्कि ये जो है इंडस्ट्रीज ये एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देते हैं काफी बड़े लेवल पे। तो वही बात है
कि जब ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे इंडस्ट्रीज, तो उससे वाटर स्कार्सिटी की समस्या बनेगी। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये दोनों ही एक्टिविटीज जो हैं वो वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देने में अपना इंपैक्टफुल रोल प्ले करते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रीज, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हेवी यूजर्स होते हैं किसके, वाटर के। इंडस्ट्रीज आर द हेवी यूजर्स ऑफ वाटर। ठीक, और अपार्ट फ्रॉम दिस, ना केवल वो वाटर को बड़े लेवल पे यूज करते हैं, बल्कि उनके डिफरेंट डिफरेंट मशीनों को चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। उनको क्या करने की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपने डिफरेंट डिफरेंट मशीनों को ऑपरेट कर सके। अब ये पावर आता कहां से, ये सोचिए। ये पावर जनरेशन के लिए ये इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे, यानी उस बिजली पे, उस इलेक्ट्रिसिटी पे जो इलेक्ट्रिसिटी पानी की मदद से पैदा किया जाए। आप देखोगे कि भारत में पैदा होने वाला टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 22%, कितना बाबू, 22% पोर्शन जो है वो केवल और केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा फुलफिल किया जाता है। ठीक है, यानी पानी से उत्पन्न किया गया बिजली जो है वो भारत की बिजली का 22%, ठीक, 22% कंट्रीब्यूशन अकेले करता है। कौन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जो है एक तरफ तो वो पानी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पावर जनरेशन के लिए भी वो पानी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रह रहे हैं। तो दोनों तरफ से वो पानी को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, वाटर को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वाटर स्कार्सिटी नाम की एक नई समस्या जन्म ले लेती है। ठीक, आगे आप देखेंगे, यहां देखिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को यहां पे दिखाया गया है। यहां पे क्या है, एक डैम बनाया गया है जो क्या करता है, इसमें जो लंबे लंबे बड़े बड़े से गेट रखे जाते हैं, उनको जब खोला जाता है तो पानी का स्पीड काफी तेज हो जाता है, और पानी का स्पीड बढ़ने पर उसमें क्या करते हैं, फर्दर डायनेमो यहाँ पे सेट कर दो। अब वो डायनेमो जैसे जैसे जोर जोर से नाचेगा, पानी की गति जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और काफी हाई पेस पे जब पानी चलने लगता है तो उससे करंट उत्पन्न होना शुरू होता है, और उसी करंट से बिजली बनती है, और वही बिजली जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई की जाती है, हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, अलग अलग जगहों पे सप्लाई की जाती है। तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस रूप में भी इंडस्ट्रीज जो है वो वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स बढ़ते हैं, यानी शहरों का जैसे जैसे तेजी से विकास होता है, ठीक है, तो जब शहरों का विकास होता है तो शहरों में ना चाहते हुए भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। काहे कि गांव में रहने वाले लोगों को क्या लगता है कि शहर जाएंगे, अच्छा काम मिल जाएगा, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिल जाएगा। ठीक, एक पहलू सोच के लोग गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं, और जैसे ही लोग गांव छोड़ के शहर में बसना शुरू कर देते हैं तो शहरों की जनसंख्या अचानक से बढ़ जाती है। और जब जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है, वही बात बोला है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो शहर का साइज जो पहले था वही अब भी रहता है, लेकिन बढ़ता क्या है, यहां का पॉपुलेशन। पहले मान लीजिए कि इसका पॉपुलेशन था 100, अब अर्बनाइजेशन के थ्रू, ठीक, जब इंडस्ट्रीज का विकास होना शुरू हुआ तो ये अचानक से ये पॉपुलेशन बढ़ के कब 10,000 हो जाता है, ठीक, ये पता ही नहीं चलता। तो साइज तो सेम है लेकिन बढ़ गया क्या, पॉपुलेशन। तो जब साइज सेम और पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में उस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ऊपर पहुंच जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है दोस्त, आप पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। एक पर्टिकुलर इलाके में रहने वाले लोगों की टोटल संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, पॉपुलेशन। बट वहीं जब उसको हम एरिया के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं तो उसको कहने लगते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब इन शहरों में जैसे ही अर्बन सेंटर्स बनने शुरू होते हैं तो इन शहरों का डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है ना
तो लोगों का लाइफ स्टाइल अचानक से चेंज हो जाता है। अब जनरली जो लोग गांव छोड़ के आए हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एकदम हाईली डेवलप्ड इलाकों में, शहर के हाईली डेवलप्ड इलाकों में जाके और एक अच्छा खासा सम ऑफ मनी स्पेंड करके अच्छा सा रूम ले लें, अच्छा सा फ्लैट ले लें और पूरा सुविधा के अंदर में रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग जनरली स्लम्स इलाके में रहते हैं। स्लम्स इलाके से और ऊपर अगर लेवल पे उठेंगे तो छोटे छोटे मोहल्ले जो होते हैं उन मोहल्लों में रेंट पे घर लेके रहते हैं। अब पता चलता है कि उस पूरे मोहल्ले का एक कॉमन टॉयलेट है। अब पता चला क्या कि सवेरे सवेरे मामला एकदम गंभीर, अब सवेरे सबको एक साथ ही जाना होता है। जाहिर सी बात है कि सब लोग जब जैसे ही सो के उठेंगे जाना ही जाना और सबको जाना है। अब पता चल रहा है एक वॉशरूम है और जाने वालों की संख्या 100। अब क्या है, एक अंदर बैठा हुआ एक गेट पकड़ के खड़ा, जाओ जल्दी निकलो। सोचिए किस तरह से लाइफ स्टाइल अचानक से चेंज हो जाता है। वही आदमी जो गांव में आराम से बबुआ सवेरे लोटा लेके एकदम खैनी बनाते हुए पहुंच रहा था सरे खेत में, वो आदमी अब मजबूर है गेट पकड़ के खड़ा होने के लिए, अगला निकले कि हम घुसे। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या, देखिए ये भले हंसी मजाक की बातों में हम लोग कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल तो चेंज हुआ, लेकिन लाइफ स्टाइल खाली एक उस स्फीयर में थोड़ी ना चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। आप देखोगे उन इलाकों में बस एक बार पानी आता है, अब 24 घंटे में एक बार पानी आ रहा है, लोग जैसे तैसे मैनेज करते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी का बढ़ना लाइफ स्टाइल को चेंज करता है और लाइफ स्टाइल को चेंज होने के चलते, ठीक है, लोगों को वाटर स्कार्सिटी की समस्या झेलनी पड़ जाती है। ठीक, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के रूप में उन्हें किल्लत होने लगती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये समस्याएं लगातार बढ़ती हैं तो ये और अन्य दूसरे प्रॉब्लम्स को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देने का काम करती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन के थ्रू लोगों का लाइफ स्टाइल बदलना, पॉपुलेशन डेंसिटी अचानक से बढ़ जाना, ये भी एक मेजर कॉज है किसका, वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देने का। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे जो शहरों की हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, उनका अपना वाटर सिस्टम होता है, वाटर पंपिंग सिस्टम होता है, और इन सोसाइटीज का एक कॉमन वाटर पंपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो वो लोग पानी बाहर निकालते हैं उस पानी का इस्तेमाल करके वो लोग अपने वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम करते हैं, वाटर नीड्स को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक, लेकिन ये जब मान लीजिए कि एक ही पंपिंग सिस्टम है और जरूरत पूरी सोसाइटी के हर एक घरों में है, तो ऐसी परिस्थिति में जब सोसाइटी का साइज बड़ा होता है, उसमें रहने वाले परिवारों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को पानी जो है वो टाइम पे नहीं मिल पाता है। चलिए अगर टाइम पे मिल भी गया तो उतनी उचित क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है जितनी की उनको जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत होने लगती है। और ये हाल दोस्त भारत के तमाम शहरों का है। आप किसी भी शहर में जाके देख लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे शहर देखेंगे जहां पे ये एक चुनाव का बड़ा सा मुद्दा बन जाता है कि आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री पानी देंगे। अब सोचिए जरा, जब पानी जैसा रिन्यूएबल रिसोर्स चुनाव का मुद्दा बनने लगे और लोगों की इतनी बड़ी नीड बनने लगे कि लोग बस अपना वोट इस बात पे डिसाइड करके दे दे कि हाँ हम वोट दे देते हैं, हमको पानी फ्री में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। तो ऐसी जगहों पे वाटर स्कार्सिटी की समस्या लोग झेलने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब ये स्कार्सिटी जो है वो यहां तक जो हमने बात करी वो अमाउंट ऑफ वाटर के से रिलेटेड बात करी थी। अब हम बात करेंगे कि ये वाटर स्कार्सिटी खाली अमाउंट से रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्वालिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। यानी बैड क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ये भी वाटर स्कार्सिटी को बढ़ावा देने के लिए एक मेजर अपना रोल प्ले करता है। ठीक, आप देखेंगे कि जो भी सैंपल वाटर होते हैं जिसका इस्तेमाल जनरली लोगों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि इनको, ठीक है, लोगों के घरों में आराम से पहुंचाया जा सके। लेकिन ये जो सैंपल वाटर्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज के चलते, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स के चलते ये पहले ही पॉपुलेटेड हो गए रहते हैं, जिसके चलते लोगों को जो डोमेस्टिक यूज के लिए पानी मिलता है, यानी बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब तमाम कामों को करने के लिए जो पानी मिलता है उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती।
तो अब इस क्वालिटी का पानी जब लोगों तक पहुंचता है तो लोग उस पानी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको कई तरह की समस्याएं होती है। तो खाली अमाउंट ऑफ वाटर का कम होना इज नॉट द ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी, नहीं। इफ वी डू नॉट having the good quality of water, then we will also say we are facing water scarcity. अगर हम लोगों को अच्छी क्वालिटी का पानी भी नहीं मिल रहा है तब भी हम कहेंगे कि यस वी आर फेसिंग द वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये गंदा पानी जो है जब लोग इसका डोमेस्टिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये ह्यूमंस के लिए, ठीक, ह्यूमन यूज के लिए काफी ज्यादा हजार्डस हो जाता है, समस्याओं से भरा हुआ हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सभी के सभी कारण थे, कॉजेज थे, किसके? वाटर स्कार्सिटी के। ठीक, यानी अब हम यहां तक इस चैप्टर में ये बात समझ चुके हैं कि हमको वाटर की स्कार्सिटी है, हमारे आसपास के इलाकों में पानी का शॉर्टेज है। तो अब ये हमारे सामने एक केस उत्पन्न होता है कि हम हाउ कैन वी डिफेंड इट, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं, इस अपनी समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो हम लोग अगला टॉपिक में बढ़ेंगे तो वो टॉपिक होगा हमारा बाबू कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्या टॉपिक होगा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी जो सिनारियो हमारे सामने अब तक खड़ा हुआ है कि हम लोग वाटर स्कार्सिटी झेल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को कुछ ऐसी काम करने होंगे, कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम अपने वाटर रिसोर्स को मैनेज कर सके, कंजर्व कर सके। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें समय देने की जरूरत है, किस लिए? ताकि हम अपने वाटर रिसोर्स को कंजर्व और मैनेज कर सकें। यानी हमारे वाटर रिसोर्स को कंजर्व और मैनेज करने के लिए हमें कुछ समय की तो जरूरत है। ठीक है, आई बात समझ में? ताकि हम अपने वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, क्वांटिटी को इंप्रूव कर सके, और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हम अपने लिए अपने हेल्थ एज हजार्ड को ठीक कर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं, अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक, अपने लाइवलीहुड को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करा सकते हैं, ठीक, ताकि और हम अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ताकि हम अपने और इसके साथ साथ यानी इन सब एक्टिविटीज के का फायदा हमें ये होगा कि हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम के बैलेंस को भी बना सकते हैं। और जब हमारे नेचुरल इकोसिस्टम का बैलेंस बनेगा, बैलेंस ठीक तरीके से चलेगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को भी रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि हम लोगों को अपने वाटर रिसोर्स को कंजर्व और मैनेज करने की जरूरत है। क्यों? ताकि हम अपने हेल्थ की समस्याओं को ठीक कर सके, अपने लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, ठीक है, अपने लाइवलीहुड को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करा सके, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ठीक है स्मूथ तरीके से रन करा सके, ठीक, अपने एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को रोक सके और अपने नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस कर सके। ठीक, तो इन सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमें बस एक काम करना है, क्या? वी हैव टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। ओके, ठीक है, तो देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन और वाटर के मिसमैनेजमेंट ने, ठीक है, हमारे इस रिसोर्स को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है और इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अभी हम लोग हमारे दैनिक जीवन पे इसका काफी ज्यादा, ठीक है, बुरा असर पड़ रहा है, ठीक, एक प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ रहा है और हमारे इकोलॉजिकल क्राइसिस के लिए ये सबसे मेन कारण के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। यानी एक समस्या, क्या? वाटर स्कार्सिटी, क्या? वाटर रिसोर्स के अंदर की क्वालिटी और क्वांटिटी का हरासमेंट, और ये कई अलग अलग तरह की समस्याओं को बढ़ाता है। तो इसलिए बाबू इट इज आवर कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। ना केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, बीइंग ह्यूमंस इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू। यानी अच्छे नागरिक के रूप में भी ये हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि हम इन सब चीजों के लिए अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। अच्छा दोस्त, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का क्या मतलब होना चाहिए? खाली एग्जाम दिया, पास किया, हो गए? नहीं,
फिर तो आप वहीं रह गए। अगर आप केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हो ना, तो आप वेल ट्रेंड बनते हो, यानी आपको ट्रेनिंग है कि आपने पढ़ा, परीक्षा दिया, पास कर लिया। लेकिन अगर आपको सही मामले में एजुकेटेड बनना है, शिक्षित बनना है, तो आपको आपके द्वारा पढ़ी गई चीजों को अपने जीवन के आसपास जगहों पर उतारने की भी जरूरत है। तो इसीलिए ये समस्या किसी एक की समस्या नहीं है, हम सबकी समस्या है। तो इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है अपने अपने लेवल पे। तो पढ़िए, अभी ठीक है आपका एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करिए, लेकिन जब कभी भी मौका मिले तो इन सब चीजों के बारे में सोचना और दो चार लोगों को अवेयर करने की कोशिश जरूर करना कि भैया जो पानी का क्वालिटी लगातार हमारा बनता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक, मैनेज करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। अब कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में सिखाऊंगा। ठीक, अब देखिए, आप देखेंगे क्या कि आज के टाइम पे डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये ना केवल इरिगेशन की क्वांटिटी को बढ़ा सके, बल्कि साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी अपनी मदद कर सके। ठीक, यानी इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, यानी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर सप्लाई करने की बात हो, फूड फ्लड कंट्रोल करने की बात हो, ठीक, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात हो, इनलैंड नेविगेशन की बात हो, ठीक है, या फिर फिश ब्रीडिंग की बात हो, इतनी सारी एक्टिविटीज के लिए आज के टाइम पे हम अपने आसपास के वाटर सोर्सेज के आसपास डैम्स बनाते हैं। डैम मतलब होता है बांध, ठीक है, डैम्स बनाना, ठीक, यानी डैम्स को अगर हम एक छोटी सी आसान भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि द नेचुरल बैरियर ऑफ फ्लोइंग वाटर बॉडी, ठीक, यानी एक बहते हुए वाटर बॉडी का जो बैरियर बनता है, नेचुरल बैरियर बनता है, उसी को हम लोग डैम कहते हैं। तो डैम बबुआ काहे बनाया जाता है? काहे काहे कि पानी को रोक के इरिगेशन कराया जा सके, पानी को तेज बहा के डायनेमो की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जा सके, ठीक, डोमेस्टिक हो और चाहे इंडस्ट्रियल हो, इस यूज के लिए पानी की सप्लाई की जा सके, बाढ़ को रोका जा सके। कई बार हम लोग का मन नहीं लगता है घर पे, तो हम लोग बांध के किनारे चलना, बांध के किनारे, ठीक, आजकल तो भोजपुरी में बहुत सारे गाने भी बनते हैं, नहीं कि आज आपको मिलने आना है कहां, बांध पे, नहीं, तो वही बात है, ये डैम्स की बात हो रही है, यानी रिक्रिएशन करने की बात हो, जब भी हमें मनोरंजन करने की बात होती है तब भी हम क्या करते हैं, डैम्स के पास जाते हैं। आजकल तो और इंस्टाग्राम का जमाना है, रील्स का जमाना है, और रील बनाने के लिए सबसे जबरदस्त लोकेशन अगर चाहिए तो चल जाइए बांध के किनारे, एकदम जबरदस्त सिनारियो मिलेगा वहां, बैकग्राउंड बढ़िया आएगा, लगाइए ठुमका। आजकल तो इसी का दौर चला। हाँ, कोई भी कहे फेमस होना है, इंस्टाग्राम पे रील बनाओ फेमस हो जाओगे, तो नहीं, खाली इंस्टाग्राम पे रील बनाने से आप फेमस नहीं होंगे, आपको अगर सही मामले में फेमस, अच्छा, मैं जनरली क्या ट्रेंडिंग होता है कि आपको फेमस होना है तो कुछ यूनिक काम करो, तो यूनिक काम करने के लिए आप आइए ना मैदान में, भाई कंजर्वेशन रूपी जो कारवां हमारा शुरू हुआ है, इसमें बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ यूनिक, क्या, तो वही बात है यहाँ पे, यानी कई बार हम लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी होती है, काम कर करके थक गया मन, थोड़ा सा रिक्रिएशन करना है, इंजॉयमेंट करना है, चलते हैं वहां बैठते हैं, ताजी हवा आएगी, बढ़िया सिनारियो होगा, ग्रीनरी होगी, फोटो वोटो खिंचाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक बातचीत, खाना पीना होगा, चले आएंगे। तो इन सब में भी बांध हमारी मदद करते हैं, डैम्स हमारी मदद करते हैं, ठीक। इनलैंड नेविगेशन करना हो आपको, इनलैंड नेविगेशन का मतलब होता है कि एक लोकल इलाके में ही नाव से घूमना, इज इनलैंड नेविगेशन। फिश ब्रीडिंग करने के लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं, यानी इतनी सारी एक्टिविटीज को कंबाइंडली कंप्लीट करने के लिए एक काम किए जाते हैं, वो क्या है, डैम्स बनाना। जनरली अगर हम लोग देखें तो डैम्स जो है वो ट्रेडिशनली क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो नदियों के पानी को रोक सके, ठीक है, रेन वाटर को रोक सके, और बाद में फिर इस पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए भी किया जा सके। और इसके अलावा
डैम्स जो हैं वो इन और दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी बिल्ड किए जाते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखेंगे डैम्स को। अब जब हमने यहां क्या देखा, डैम क्या किसी एक एक्टिविटी के लिए बन रहा था? बिल्कुल नहीं। डैम बनाया गया किस लिए? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। तो मतलब क्या है, एक काम हम कर रहे हैं लेकिन उस काम को करने का पर्पस हमारा बहुत सारा अलग अलग है। तो जब एक से ज्यादा पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम कोई चीज बनाते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। यानी डैम, बिल्डिंग डैम इज अ प्रोजेक्ट। और ये कैसा प्रोजेक्ट है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक साथ अपने ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं, ढेर सारे पर्पसेस को पूरा करना चाहते हैं, सो दैट डैम्स विल बी कंसीडर्ड एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। डैम्स को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं बाबू? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो यही कहा रहा है कि डैम्स आर जनरली नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जहां पे हम लोग पानी को रोक करके और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो डैम बनाना जो है एक बेहतर विकल्प हो सकता है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। आगे बात समझ में। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए एक डैम का खूबसूरत सा वीडियो आपके सामने दिख रहा होगा, कैसे डैम के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं और उसे टकरा करके कितना फोर्सफुली, कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पानी बहता हो। और देखिए यहाँ का सीन। अब आप बताइए, जब आपको कभी रिक्रिएशन करना हो, आपको सेल्फी लेनी हो, आपको इंस्टाग्राम के रील बनाने के लिए ठुमका लगाना हो, कोई भी काम, कोई भी जबरदस्त इंजॉयमेंट का काम करना हो, इससे बेस्ट लोकेशन आपको कोई मिलेगा क्या? देखिए कितना जबरदस्त सीन बना हुआ है यहाँ पे। ठीक, आप फोटो में देख सकते हैं एक डैम का फोटो, डैम का एक एनिमेशनल वीडियो दिखाया गया है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहां भी देखिए ये रात का नजारा, जहां एक डैम की खूबसूरती, ये छोटी छोटी प्यारी सी डिम लाइट्स के अंदर कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है, आई बात समझ में। आगे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, सतलज बीज रिवर के अंदर में, ठीक, एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। यानी अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कौना नदी पर है, तो सतलज बीज नदी के किनारे है। ठीक, इसका इस इलाके में, यानी ये जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का काम है क्या करना? ठीक, ना केवल हाइडल पावर प्रोडक्शन करना, ठीक है, बल्कि इरिगेशन को भी बढ़ावा देना। यानी जो ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया सतलज और बीज नदी के किनारे, इसका उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो किया ही जाता है, साथ साथ इरिगेशन की एक्टिविटी को भी कंप्लीट करने के लिए भी किया जाता है। इन द सेम वे हीराकुद प्रोजेक्ट जो है वो महानदी बेसिन पे है। ठीक है, ये भी वाटर के कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है, फ्लड को कंट्रोल करके। ठीक, यानी फ्लड कंट्रोल करने के लिए इस हीराकुद प्रोजेक्ट को बनाया गया है महानदी बेसिन पे, ताकि ये फ्लड को कंट्रोल कर सके और फ्लड को कंट्रोल करके ये वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दे सके। मैंने यहाँ दो एग्जांपल आपको पढ़ाया, एक भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जिसको इसलिए बनाया गया ताकि इरिगेशन में मदद मिल सके और साथ ही साथ हाइडल पावर प्रोडक्शन में भी मदद मिल सके। हीराकुद प्रोजेक्ट, इसका स्पेशल टास्क क्या है? फ्लड को कंट्रोल करके वाटर का कंजर्वेशन करना। ठीक, डैम, अब ये जो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आप लोगों को डैम का जो डेफिनेशन बताया, ठीक है, उसका यहाँ पे डेफिनेशन रिटन फॉर्म में आपको मौजूद मिलेगा। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो। ठीक है, यानी डैम जो होता है एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। ये दोनों तरफ से या तो पानी की गति को और बढ़ाने के लिए या पानी की गति को एकदम से रोक देने के लिए या कम कर देने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी डैम जो है वो बहती हुई वाटर बॉडी का एक क्या है? बैरियर का काम करता है, जो ना केवल, ठीक है, पानी की गति को रोकता है बल्कि पानी की गति को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में। ऑफन डैम्स के किनारे रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, लेक बनाए जाते हैं और इंपाउंडमेंट बनाए जाते हैं, ताकि पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, अब देखेंगे कि
स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड के आधार पर, यानी डैम का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल भी करके इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो डैम्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसे टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसन डैम्स। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं थोड़ा आपको समझाते हैं। टिम्बर डैम्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल जनरली बाबू खर पतवार या फिर आप यूं कहिए बांस या फिर लकड़ी, ठीक है, यानी जिसका निर्माण बैम्बू, वुड, इन सब हल्के हल्के छोटे छोटे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जिन डैम्स को बनाया जाता है उनको टिम्बर डैम्स कहते हैं। ठीक, ये उन इलाकों में बनाए जाते हैं जनरली जहां छोटे वाटर बॉडीज होते हैं और उन वाटर बॉडीज का फ्लो जो होता है वो धीमा होता है अपेक्षाकृत। बहुत तेज अगर वाटर बॉडी का फ्लो रहेगा और वहां आप जाकर के क्या बना दीजिए, वहां आप टिम्बर डैम बना दीजिए, वो पता चलेगा कि पानी आएगा वो आपको बंधवे को उड़ा ले जाएगा, तो वो तो ठीक नहीं हुआ। तो ये जनरली उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहां पे वाटर बॉडीज का फ्लो थोड़ा धीमा होता है। ठीक, एम्बैंकमेंट डैम्स वो होते हैं इसमें जनरली मिट्टी बालू इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जो डैम बनाया जाता है, ठीक है, उसको एम्बैंकमेंट डैम्स कहते हैं। ठीक, जनरली वैसे इलाकों में ये बनाए जाते हैं जहां पे थोड़ा मॉडरेट टाइप का फ्लो रेट रहता है और जनरली ये नदियों के किनारे पे ये बना दिए जाते हैं। कि आप देखे होंगे कि ये लोग नदियों के किनारे बोरी ले लेगा, बोरी में बालू भर भर के उसको एक डैम टाइप का बड़ा सा ऊंचा टीला टाइप का बना देगा ताकि वो पानी उधर से बह के दूसरे साइड ना जाए और वो फ्लड को कंट्रोल कर सके। तो इसको हम लोग एम्बैंकमेंट डैम्स कहते हैं। अगला होता है मैसन डैम्स। ये जनरली पक्के डैम्स होते हैं, इसके अंदर में ब्रिक्स, ठीक, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, हेवी बल्की मटेरियल्स जैसे लोहा वगैरह, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जो डैम्स बनाए जाते हैं बाबू, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैसन डैम्स कहते हैं या मैसोनरी डैम्स कहते हैं। ठीक, ये जनरली उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहां काफी लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं और उनका फ्लो रेट भी काफी तेज होता है। ठीक, तो ये डैम्स वहां पे बनाए जाते हैं। और भी दूसरे डैम्स होते हैं हाइट के आधार पर, जैसे हाइट के आधार पे आप देखते हो लार्ज डैम्स, ठीक, मेजर डैम्स, ठीक है, लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स और हाई डैम्स। ये जनरली हाइट के आधार पे कंसीडर किए जाते हैं। मतलब सबसे छोट हाइट वाला जो डैम बनेगा वो लो डैम कहलाएगा, उससे और ज्यादा हाइट का बनेगा मीडियम कहलाएगा और जो सबसे ज्यादा हाइट वाला डैम बनाएगा वो हाई डैम्स कहलाएगा। ठीक, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ जो डैम्स है, ठीक है, जनरली इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, ये अपने इसलिए इनको बनाया गया ताकि ये अपने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अप्रोच को काफी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके। ठीक, और इनको जनरली ये सोच करके डेवलप किया गया कि ये वो व्हीकल बनेंगे जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के रूप में अपना एक इंपैक्टफुल रोल प्ले करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा कॉलोनियल और हैंडीकैप पास्ट था उसको उससे हमें बचाने का काम करेंगे। ठीक, आप यानी कहने का मतलब क्या है कि हम जब आजाद हुए तो उस समय हमारे पास एक बहुत ही गहरा, ठीक, और हैंडीकैप टाइप का पास्ट था जिससे हमें उबरना था और नई शुरुआत करनी थी। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के नेताओं ने, ठीक, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स को एक जबरदस्त तरीके से लॉन्च करने की बात करी कि हम इन सब चीजों को लॉन्च करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे ताकि हम एक जगह पर अपने मल्टीपर्पसेज को कंप्लीट करने का काम करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा और हमें हमारे देश के प्रोग्रेस में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि हमारा जो ये एक बीता हुआ गहरा दुखदाई पास्ट है उससे हमें थोड़ा ओवरकम करने का मौका मिलेगा। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो प्राउडली काफी गर्व महसूस करते हुए, ठीक है, डैम्स को टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम देते थे। उनका ये कहना था कि डैम्स जो हैं वो मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं। ठीक है, रीजन इसके पीछे क्या था कि उनका ऐसा मानना था कि डैम जो होगा वो हमारे डेवलपमेंट की गति को और ज्यादा इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक, और
गांव की इकोनॉमी को, साथ ही साथ पूरी देश की इकोनॉमी को एक बेहतर गति के साथ विकसित करने के रूप में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। इसलिए उन्होंने, ताकि लोग इस चीज को समझे, इसके साथ जुड़े, ठीक, और इसके डेवलपमेंट में और अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा सके, इसलिए उन्होंने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए इन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबू आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अपने आगे का और भी कुछ कंजर्वेशनल एक्टिविटीज के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और खूब जीतोड़ मेहनत करके पढ़ाई करिए। ठीक, आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।